नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता न हो इसके लिए 21 सदस्यीय विधान परिषद गठन का सुझाव पेश किया है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब जनता के विकास के नाम पर राज्य में विधान परिषद गठन का शगुफा छोड़ा गया है। खुद हरीश रावत ने 2002 में भी विधान परिषद गठन का राग अलाप चुके हैं और अब ठीक चुनाव से पहले हरदा ने पुराना राग छेड़ दिया है। हालांकि हरदा ने विधान परिषद गठन की वजह मंत्रियों की संख्या कम और विभाग ज़्यादा होना बताया है, लेकिन बीजेपी ने हरदा के इस सुझाव को राजनीतिक शगुफा करार दिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस सुझाव में पूर्व सीएम का डर साफ नजर आता है। हरीश रावत का विधान परिषद गठन का सुझाव। हरीश रावत जी के मुझे लगता है आदत सी हो गई चर्चाओं में रहने के लिए। उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा शगुफा छोड़ दो जिसमें समाज में चर्चा और वार्ता हो। मुझे लगता है कि जो उन्होंने एक तरह का विधान परिषद वाला शगुफा छोड़ा है, अगर इसके औचित्य पर जाएंगे तो मुझे इसका औचित्य समझ में। ऐसा राज्य है उसमें इतना मैं समझता हूँ व्यय नहीं किया जाना चाहिए। ये बात पहले भी उठी थी और ये बात को लेकर के ये समाप्त की गई कि भाई छोटा सा राज्य है, इसमें इतना पैसा नहीं। हरीश रावत जी ने विधान परिषद को लेकर जो बयान दिया है कि उत्तराखंड में विधान परिषद का निर्माण होना चाहिए, इससे सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत जी का ही मुझे लाभ समझ में आता है। हरीश रावत जी ये समझ चुके हैं कि पिछले चुनाव में 2 सीटों से उनकी हार और इस समय अभी तक वो पुरजोर कोशिश कर चुके हैं कि अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा वो डिक्लेयर करा पाएँ, लेकिन उसमें भी वो सक्सेसफुल होते नजर नहीं आ रहे। तो हरीश रावत जी को साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस जो है इस बार बुरी तरह से हारने वाली है और क्योंकि हारने वाली है इसलिए हरीश रावत जी के लिए अब हो सकता है विधानसभा में कोई जगह ना बचे, कोई सीट ना हो। तो उनको लगता है कि विधान परिषद के रास्ते विधानसभा में जाने का मैं एक नया रास्ता ढूंढ लूँ। तो मैं समझती हूँ कि हरीश रावत जी ही अकेले मुझे लगता है और कांग्रेस ही क्योंकि हारने वाली है कांग्रेस से, इसलिए उनको लगता है कि विधान परिषद का निर्माण किसी तरह से हो जाए तो हम लोग विधानसभा। देखिए, विधान परिषद का जो गठन होता है वो बेसिकली सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए होता है। जितने ज़्यादा हमारे पास प्रतिनिधि होंगे उतना हम विकास के नए आयाम यहाँ पर स्थापित कर पाएंगे और उत्तराखंड में 70 सीटों का हमारी विधानसभा है। ऐसे में 2002 में भी ये मांग उठाई गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से और एक बार फिर उस वक्त कारण ये रहे कि एक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मैनिफेस्टो में इसको डाला ज़रूर था, लेकिन फिर जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी बने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप के चलते शायद ये मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन इस वक्त हम पूरे प्रदेश की जनता को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक विधान परिषद का गठन हो। उत्तराखंड जैसे राज्य जहाँ विधानसभा ही लोगों को भारी लग रही हो, विधानसभा में विधायक जो मीटिंग नहीं होती है, कम से कम साल में विधानसभा की 60 मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में तो 20 भी नहीं हो पाती हैं। लेजिस्लेटिव जो जॉब है वो पता नहीं किस स्थिति में होता है। अब उसके ऊपर भी आप विधान परिषद की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह से तो मजा। बैकडोर एंट्री के लिए विधान परिषद एक ऐसा सुझाव है जहां पर जो चुन कर ना आए वो सियासी गलियारों से चुपचाप राजनीति में सत्ता के दरवाजे तक चला जाए। और शायद हरीश रावत ये कहते हुए ये बात भी भूल गए कि विधान परिषद के गठन का सुझाव अलग बात है, लेकिन इसका विधेयक राज्य जब केंद्र को भेजेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सदनों में इसका बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अब ऐसे में शायद कहीं ये बात कहकर हरीश रावत ने दोबारा फिर बीजेपी की वकालत कर दी है कि बीजेपी शायद सत्ता में आए तो विधान परिषद बनवा दे, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर केंद्र में मोदी सरकार है तो फिर कांग्रेस शासित राज्यों के विधान परिषद की ये दरअसल एक चलन है, कैसे प्रस्ताव मंजूर हो जाएंगे।
तो ऐसे में ये महज शगुफा नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक ऐसी चाल है जिसको बहुत बारीकी से जो उत्तराखंड की राजनीति के वटवृक्ष कहे जाते हैं उनको समझना होगा कि दरअसल ये बात कहाँ से निकली है और कहाँ तक जाएगी। और शायद ये बात कहकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी का सबूत उन्होंने दे दिया है राज्य में, क्योंकि अगर केंद्र में बीजेपी है तो फिर राज्य की बीजेपी सरकार अगर इस प्रस्ताव को भेजेगी तो शायद इसके मंजूर होने की उम्मीदें हैं, लेकिन राज्य और केंद्र में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, तो फिर ये कैसे पास होगा। साल 2012 में राजस्थान ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, जो शायद अभी तक वही अटका पड़ा है। तो अब ऐसे में कैसे उम्मीद लगाई जाए कि हरीश रावत ने जो कहा है वो उत्तराखंड में सत्ता के सिरे चढ़ जाएगा और अमल में आ जाएगा। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। कैलाश पंत बीजेपी से, धीरेन्द्र प्रताप कांग्रेस से। आप दोनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धीरेन्द्र प्रताप जी, ये जो बात कही है इसका मतलब आपसे समझना चाहते हैं। केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, फिर आप कैसे पास करा लेंगे? देखिए, ये जो प्रस्ताव है ये सन 2002 के चुनाव में आया था। मैं स्वयं पार्टी की घोषणा पत्र समिति का सदस्य था और हमने सुझाव दिया था कि राज्य में जो 70 सदस्यीय विधानसभा है इसमें 21 लोगों की एक विधान परिषद होनी चाहिए, जिससे कि जो राज्य में पर्यावरणविद हैं, अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे अधिकारी हैं और बहुत सारे जो सक्षम राजनेता हैं और विधानसभा के माध्यम से चुनाव लड़कर नहीं आ पाते, तो उन लोगों को जिताकर उसमें लाना या उनको वहां पर मनोनीत करके उन लोगों की भी पार्टी के लिए और देश के लिए राजनीतिक लेना, ये इसका लक्ष्य था। और चूंकि उस वक्त मरहूम नारायण दत्त तिवारी जी के दिमाग में ये बात नहीं आई और कुछ उस वक्त ये भी था कि थोड़ा मतभेद भी रहता था इस तरह से तो मुख्यमंत्री में, तो वो बात पूरी हो नहीं पाई। धीरेन्द्र जी, इस तरह से तो आपने फिर एक बार बीजेपी की वकालत कर दी है कि बीजेपी आएगी तो फिर बीजेपी भेजेगी, क्योंकि राज्य में और केंद्र में अगर एक ही दल की सरकार होगी तभी ये पास हो पाएगा। अलग अलग दल की सरकार होगी तो कैसे पास हो पाएगा? कोई जरूरी नहीं है कि जो हम लोग घोषणा पत्र रखे उसे बीजेपी पास ही कर दे, लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या है और हमारा लक्ष्य और हमारे महत्वपूर्ण नेता हरीश रावत जी ने बात कही, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने राज्य की बहबूदी के लिए तमाम उन वर्गों को, शील वर्गों का जिसमें नहीं हो पाता है विधानसभा के माध्यम से, उन लोगों को विधानसभा या विधान परिषद में लाने का जो प्रयास किया, एक अपर हाउस बना के, ये वो सपना है। और देखने वाली बात यह है कि पहली उम्मीद तो यही है कि कांग्रेस जीतेगी और उसके बाद देखेंगे, फिर दिल्ली आएगा तो दिल्ली में बातचीत की जाएगी। जी कैलाश पंत जी, ये तो हरीश रावत ने गेंद आपकी तरफ उछाल दी है कि अगली बार ही कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी के नंबर प्लस हो रहे हैं, क्योंकि लोग तो ये समझेंगे ना कि अगर सरकार बीजेपी की बनेगी तभी तो विधान परिषद लागू होगी, तभी तो कानून पास होगा केंद्र में। हेलो कैलाश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ आ रही जी, नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ जो ये सुझाव माननीय हरि राव जी ने दिया है कि विधान परिषद होनी चाहिए, हम भी सुझाव का स्वागत करते हैं, किंतु उनको ये चीजें तभी याद क्यों आती जब वो सत्ता में नहीं होते। जब वो सत्ता में होते हैं जब उनके हाथ में करने के लिए बहुत कुछ होता है, उस समय वो इन सब चीजों को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, यहाँ मात्र 70 विधानसभा सीटें हैं। विधान परिषद
जो है उसके लिए कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कानून है, उसके अनुरूप ही विधान परिषद बनेगी। किंतु उन्होंने सुझाव दिया, ठीक है, उनके सुझाव को वो उस पर अमल करें, और भारतीय जनता पार्टी को जब लगेगा कि ऐसा करना है तो भारतीय जनता पार्टी सुझाव नहीं देती है, वो काम को करती है, जो कहेगी वो करेगी। उनके सुझाव, क्योंकि मुझे तो इस बात का आश्चर्य होता है कि जब मैंने कहा जो सत्ता में होते हैं, जब भी उनके हाथ में जो काम करने के होते हैं उसमें माननीय हरिराव जी ने कोई भी काम नहीं किया। जैसे वो सत्ता से हटते हैं उन्हें सब चीज याद आती है। उत्तराखंड का विकास भी याद आता है, बेरोजगारी भी याद आती है, जवानी और पानी भी याद आता है, विधान परिषद भी याद आ रही है। आगे थोड़ा ये विषय है कि ये कोई राजनीतिक, तो उन्होंने ये गेम जो है राजनीतिक तो चाल नहीं चली है, और यदि उन्होंने जो भी चाल चली इसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विजन बहुत बड़ा है, देश के हित में, प्रदेश के हित में है। जैसा उचित लगेगा भारतीय जनता पार्टी समय आने पर वो निर्णय लेगी। धीरेन्द्र जी, ये प्रस्ताव तो 2002 में आया था, रखा गया था, और ये अब इसकी ज़रूरत कहाँ आ पड़ी है? नई चीज़ें नहीं है आपके पास, कुछ नया परोसने के लिए नहीं है राजनीति में? अब तो आपकी सरकार ही नहीं है केंद्र में, तो इसको पास कैसे करवाएंगे? आप तो बड़े प्रबुद्ध राजनेता दिख रहे हैं, कैसे पास करवाएंगे इसको? आपने कह तो दिया ये बात, और हरीश रावत का भी बड़ा कद है, कोई बात कही होगी तो उसमें गंभीरता रही होगी। तो गंभीरता या तो ये हो सकती है कि राज्य में बीजेपी की सरकार आए और वो ये प्रस्ताव केंद्र को भेजे, या तो ये गंभीरता हो सकती है, या कहीं कोई बैकडोर एंट्री को लेकर बात हो सकती है। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये गंभीरता तो कहीं दिख ही नहीं रही है इसमें। देखिए, कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तभी ये प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाएगा और विधानसभा में बहुमत से पारित करा के भेजा जाएगा। बाकी ये बात आपकी सही है कि फिलहाल दिल्ली में जो भाजपा है वो शासन में है, लेकिन ये भी साफ दिखाई दे रहा है, जो अभी हाल के चुनाव हुए हैं उसमें कई जगह जो है हिमाचल से लेकर कई राज्यों में भाजपा की करारी हार हुई है। और ये चुनाव जो है एक तरह से एक मध्यावधि चुनाव जैसा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, पंजाब में चुनाव होगा, गोवा में चुनाव होगा, उत्तराखंड में चुनाव होगा, और सभी राज्यों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाजपा की हार होने वाली है। तो अगर हमारे यहाँ ये कांग्रेस की सरकार बनती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस दिल्ली में उसके मित्र दल सत्तारूढ़ होंगे और तब हम इसे पास करा लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। कहाँ इतनी दूर की सोची है आपने? उत्तराखंड में चुनाव अब है, कहाँ 2024 है? वर्तमान की बातें चल रही हैं, भूत और भविष्य से जनता को क्या लेना देना, उसका वर्तमान ठीक हो, बात इसकी चल रही है। हरीश रावत बड़े कद के नेता हैं, और आप भी जहाँ तक दिख रहे हैं आपने भी बहुत एक अनुभव लिया है, तो इस बात का कोई तो मायना होगा। कैसे उठाया परोस दिया सियासत के गलियारों में, चलेगा कोई 4 दिन तो चर्चा चलेगी, जब तक चुनाव आएगा कैसे ना कैसे पुराना पान नया पान, इधर का पान उधर का पान, कुछ तो लगाएं जनता को। देखिए, जो दूरदर्शी नेतृत्व होता है वो 5 साल के लिए अपनी योजनाएं लाता है। ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो होगा ये 2022 से 2027 का होगा, और बीच में लोकसभा के चुनाव है। तो जाहिर है कांग्रेस इस बारे में प्रयत्नशील है कि दिल्ली से भी विदा किया जाए मोदी जी को, देहरादून से जो है धामी को, और इसी तरह से लखनऊ से योगी आदित्यनाथ विदा हो। ये कांग्रेस का प्रयास है। आपको सर अब यहाँ तो उत्तराखंड में तो विश्वास है नहीं, आप कह रहे आएंगे तो करेंगे, आएंगे तो देखेंगे। अब आपको यहाँ विश्वास, आप तो कहीं नहीं कहा कि आएंगे। अभी आपने कहा, दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है वहाँ पर। आपने कहा, अभी कहा ये अभी बाद आपसे बात हो, अभी इसी आपने इसी मेरे दूसरे पहले जो सवाल था उसमें कहा आपने कि अगर आएगी सरकार तो कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि इस तरह की वैसे सोच मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने नहीं कहा सर, आपने अभी बिल्कुल, आप इस कार्यक्रम को देख लीजिएगा, आपने खुद ही कहा था, मैंने नहीं कहा सर। प्रवक्ता जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के हमारे साथ, अरविंद वर्मा, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। अरविंद वर्मा, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? कैलाश जी कैसे देखते हैं ये पुरानी चीजें परोसी जा रही हैं, वर्तमान और भविष्य की ऐसी बातें करनी चाहिए जो मतदाता को कहीं गंभीर लगे? अभी आपने धर्मेंद्र जी से कहा कि आपने ये बात कही होनी, अभी करेगी ये बात नहीं कही, हाँ है ना? आपने कहा कि आपने ये बात कही अभी कि
कि हमारी सरकार आएगी तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा है अभी, इसलिए वही कह रहा हूँ, इसलिए कांग्रेस की तो बात को विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता है, यहाँ की जनता समझती है वो कब क्या कहें, कब कहें कि हमने नहीं कहा है, उनकी करनी और उसमें बड़ा अंतर है करने में। तो इसलिए उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो, किंतु क्या जनता उनको ला रही है क्या? उनकी स्थिति पंजाब में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, गोवा में क्या है, और जो उत्तराखंड में क्या स्थिति है उनकी, वो तो शेष जगह अपने सिर्फ संगठन को बचा लें। सरकार तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। जो संगठन में उनके आपस के जो रिश्ते खराब हैं, जो आपस में उनकी जो एक दूसरे के प्रति दूरियां बनाई हुई है संगठन में, उनको ठीक कर ले, क्योंकि सरकार तो कहीं दूर दूर तक कहीं भी नहीं है कांग्रेस की। मैं इस बात को आपसे कह रहा हूँ। कैलाश जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चलते हैं कैलाश पंत के पास। कैलाश पंत जी, ये जो बयान आया है हरीश रावत का, किन मायनों में, मतलब ये बयान देने की कहाँ आवश्यकता है? कहीं ना कहीं जनता को भी लग रहा होगा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर कांग्रेस अगर ये सरकार आती है तो वो कैसे पास करवा लेगी। इतने तो लोग समझदार हैं ही अब पहले जैसा थोड़ी है। कैलाश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी, बोलिए। धीरेन्द्र जी, राजनीतिक ये जो 21वीं शताब्दी का लोकतंत्र है, दरअसल एक गंभीर राजनीति का कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं गंभीर राजनीति होनी चाहिए, और राजनीतिक गंभीरता राजनीतिक दलों में भी होनी चाहिए। तो अब अगर इस तरह की बात आप कहते हैं, पुराने संदर्भों को उठा के नई राजनीति में जोड़ देते हैं, तो लगता नहीं है कि मुद्दों की कमी है या कहीं परिपक्व बात नहीं है ये इस समय? ये मुझे लगता है कि इसकी परिपक्वता का आपको भी अध्ययन करना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो मेरा अध्ययन पूरा किया हुआ है। आप सवाल पूछ लो तो मैं जवाब दे दूँ आपको। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2002 में जब हमने इसे रखा था उस वक्त ये हमारा एक तरह से पेंडिंग प्रस्ताव है, और आज भी हम महसूस करते हैं कि राज्य को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है हमारे जैसे लोग हमेशा ये चाहते थे कि सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोग, नरेंद्र सिंह नेगी जैसे लोग, अब आप देख लीजिए नरेंद्र सिंह नेगी को अब तक जो है पद्म श्री और उससे वंचित रखा गया है। तो इस तरह के योग्य लोग जो संगीत के क्षेत्र से हैं, ये राज्य वीर भूमि है, ये राज्य देव भूमि है, इस तरह के महत्वपूर्ण लोग अगर उसमें आते हैं तो राज्य के विकास के बारे में, इंजीनियर्स हैं, हमारे कई अधिकारी हैं। आज आपको मालूम है कोई 15 से 20 लोग जो है नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के दिल्ली में बुलाए हुए हैं, जिनसे वो काम ले रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी बहुत सारे लोगों को इस तरह से सरकारों को लाने की आवश्यकता है, और हरीश रावत जी की दूरदर्शिता यही कहती है, और कांग्रेस का भी जो दूरदर्शी प्रोग्राम है, उसी वजह से इसको दोबारा इसमें फोकस में लाया गया है। ये पार्टी के लोगों की भी मांग रही है, जिसको हरीश रावत जी ने पार्टी के मैनिफेस्टो में रखने की बात कही है। अरविंद जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ये जो विधान परिषद का मुद्दा उछाला गया है, अरविंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? धीरेन्द्र जी, जो वर्तमान उत्तराखंड में जो इस समय वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, वहां पर किस किस चीज़ की आवश्यकता है, और मतदाता को क्या आसानी हो सकती है बजाय राजनीतिज्ञों के, तो बात इस समय वो करने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो लोग इसमें आएंगे वो मतदाता ही होंगे। ये जो लोग बनेंगे विधान परिषद में आएंगे, जाहिर है कि वो राज्य के ही लोग होंगे, और मतदाता तो होंगे ही, लेकिन राज्य के बारे में विचार करके नई दिशा देने वाले अनुभवी राजनेता, अनुभवी सक्षम अधिकारी, अनुभवी कोई योजनाकार, अजनबी कोई इम्पोर्टेंट कोई जो है प्रोफेसर, इस तरह के लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा।
तो ये आप अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। 2002 में भी किया था। हाँ मैं उस वक्त, मैं और किशोर उपाध्याय, हाँ। हरीश रावत जी उस समय घोषणा पत्र के निर्माता थे 2002 के। फिर क्या रही, और 10 साल अब तो भी सरकार रही हम थी लोग केंद्र उसे में रखेंगे। आपकी, फिर क्या हुआ? उस वक्त नरेंद्र तिवारी इस बात से सहमत नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि एक बड़े राजनेता जो मुख्यमंत्री उनकी जगह बन गए थे, वो बात हो नहीं पाई। पार्टी के अंदर कई बार हम लोग जो राय करते हैं, उस राय में कई बार विभिन्न विचार आ जाते हैं, तो उस वक्त नहीं हो पाया। अब हरीश रावत जी ने कहा है कि दलित मुख्यमंत्री भी मैं देखना चाहता हूं, और मान लीजिए कोई राजनीतिक समीकरण नहीं बना आपका और मुख्यमंत्री कोई और बन गया और उसको ये बात पसंद नहीं आई, तो फिर क्या होगा घोषणा पत्र का? फिर घोषणा पत्र के मायने क्या हैं? मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो पत्र होता है, पार्टी का संकल्प पत्र होता है, विचार पत्र होता है। तो पार्टी राज्य की जनता के सामने उसको लेकर जाएगी, और अगर सत्ता में आएगी जिसकी की पूरी उम्मीद है, तो हम उसको लागू करने का पूरा गंभीर प्रयास करेंगे। अरविंद जी आपको आवाज मिल पा रही है? अरविंद जी आवाज मिल पा रही है आपको? अरविंद जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिल पा रही है सर। अरविंद जी क्या मायने हैं? आप कह रहे हैं विधान परिषद का गठन होगा, केंद्र में सरकार अलग है, राज्य में अलग है। धीरेन्द्र जी से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि 2024 में जब कहीं सरकार बदल जाएगी केंद्र में, तब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वर्तमान में उत्तराखंड को जो ज़रूरत है वो क्या ज़रूरत है? देखिए, वर्तमान में जो उत्तराखंड को जरूरत है, वो जरूरत है स्थायित्व की, वो जरूरत है नौजवान जो बेरोजगार है उसको रोजगार की, वो जरूरत है जो हमारे नौजवान भाई बहन जो पलायन कर रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है, उनको 2 हाथों को रोजगार देने की जरूरत है। वर्तमान में जो जरूरत है, यहीं पर उनको रोजगार मिले, छोटे छोटे हथकरघा उद्योग खुले, हमारे जो दूरांचल में गांव है उनसे पलायन न हो। उसके लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उनको मिल पाए, ताकि और उससे और जरूरत है जो ज्यादा कि अच्छी शिक्षाएं, हमें बेहतर स्कूल हमें पहाड़ों पर मिल पाए, ताकि हमारे लोग देहरादून की ओर या कह लें दिल्ली की ओर रोजगार के लिए या अन्य चीजों के लिए पलायन ना करें। ये जो विधान परिषद का गठन है, ये एक तरह का पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं है? इसके लिए तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, शायद कांग्रेस अब हथियार डाल चुकी है, हार मान चुकी है, क्योंकि वो कहीं भी आज मैदान में नहीं है। और जो सीधे सीधे जो लड़ाई मैं कहूंगा आम आदमी पार्टी की सीधे सीधे बीजेपी से है, उनके खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि जो हक हकूक आज हमारे उत्तराखंडियों को मिलने चाहिए थे, कांग्रेस ने भी 2 टर्म राज किया, लेकिन वो किसी को, हमारे जो लोगों को, जो प्रदेश के लोगों की एक उनके पक्ष में एक भावना थी, क्योंकि जब हमारा उत्तराखंड बना उसके बाद जो मैंडेट मिला कांग्रेस को, कांग्रेस के लिए सरकार बनी कांग्रेस की, हमारे लोगों ने आशीर्वाद दिया था उत्तराखंड के लोगों ने, लेकिन मात्र घोषणा पत्र इनके आते रहे और उन घोषणा पत्रों में से एक भी घोषणा पूरी नहीं हो सकी। और जब हरीश रावत जी को भी मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का, तब ये चीजें ना तो इन्होंने कही, और उस समय जब दिल्ली में और इनकी सरकार थी राज्य में, तो भी ये कुछ नहीं कर सके। तो मेरा यही कहना है कि ये मात्र अब चूंकि कांग्रेस मान रही है कि हम अब लड़ाई में नहीं है, हरीश रावत जी मान रहे हैं कि लड़ाई में नहीं है, तब ये विधान परिषद की बात कर रहे हैं। भाई विधान परिषद की बात तो तब आप करेंगे ना जब आप सेंटर में होंगे। अब आप विधान परिषद की नई बात छेड़कर केवल उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए, उस व्यक्ति को आज तक जिनको भय सता रहा है कि बाद में क्या होगा। बिल्कुल चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम अरविंद वर्मा के पास चलते हैं। अरविंद वर्मा जी, उत्तराखंड का विकास कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण है। ये मुद्दे कब हल होंगे, ये बैकडोर से एंट्री, पॉलिटिकल सॉल्यूशन, ये सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन इस समय की ज़रूरत है कि उत्तराखंड का विकास कैसे हो। और शायद हरीश रावत का ये बयान कहीं से कहीं तक भी इस समय राजनीति से कहीं कोई ऐसी रिलेवेंसी नहीं रखता कि ये उत्तराखंड के विकास को हाल फिलहाल में कहीं प्रभावित करता हो। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुख्यतः जब पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज जब हमारा उत्तराखंड 21 साल का हो चुका है, जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों को सम्मान मिलने की बात थी वो कहीं नहीं है। उत्तराखंड आंदोलन में जो शहीद हुए थे हमारे लोग, उनके पक्ष में कोई बात नहीं है। साथ ही जो मुकदमे, जब सीबीआई, जब रामपुर तिराहा कांड हुआ, उनको आज 27 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। वो आज भी मुजफ्फरनगर सीबीआई कोर्ट में ECGM सेकंड के यहाँ पेंडिंग है। सरकार की तरफ से कोई पैरवी, ठोस पैरवी उन मुकदमों में नहीं की जा रही है, और जिस कारण है कि आज तक वो मुकदमे पेंडिंग रहे। अब कह दे कि केवल हरीश रावत जी ये चाह रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोग जो उनकी पार्टी से या तो जा रहे हैं या कहीं और जाने की फिराक में है, तो उन लोगों को एक ये विधान परिषद की बात कहकर कि भाई अब चुनाव तो आप जीत नहीं सकते, चुनाव में तो आप बाहर हो चुके हैं, सभी के सभी लोग, कांग्रेस हार मान चुकी है, तो प्रदेश के विकास के लिए तो क्या सोचेंगे। केवल ये लोग अपने विकास के लिए सोच रहे हैं और किसी भी तरीके से मैदान में बने रहे, जबकि आप चाहे फॉलो ऑन खेल रहे हो, चाहे आप कहें कि आपको लास्ट विकेट पे 100 रन बनाने हो और 4 बॉल बची हो, तो आपकी बात ऐसी हो गई। तो हरीश रावत जी का अब ये कह देना कि विधान परिषद, मतलब आपको, यदि आप जब सरकार में रहते हैं तो आपके विधायकों को, आपके मंत्रियों को गनर और पिकेट की जरूरत पड़ती है। साथ ही बीजेपी को देख लें कि आपके मंत्रियों को, आपके गनर, आपके विधायकों को गनर और पिकेट की जरूरत पड़ती है। अरविंद जी, मैक्सिमम जी अरविंद जी, क्रिकेट में एक और उपाधि होती है, नाइट वॉचमैन। जी अब वो भी नहीं बना जा सकता है। अगर इस बयान को आपने कहा फॉलो ऑन खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर नाइट वॉचमैन भी बनने का प्रयास हो तो वो भी नहीं बना जा सकता, कम से कम इस प्रस्ताव से। हनी पाठक जुड़ी हुई है हमारे संग बीजेपी से। हनी पाठक जी, ये जो पॉलिटिकल सेटलमेंट का बयान दिया है, बैकडोर से एंट्री का बयान दिया है हरीश रावत, गंभीर बड़े कद के नेता हैं उत्तराखंड में, देश में, अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो उसकी गंभीरता कहीं नज़र नहीं आती, सिर्फ पॉलिटिकल सेटलमेंट और बैकडोर एंट्री के अलावा, और वो भी हो नहीं सकता क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। देखिए चंद्रशेखर जी, मुझे तो हर बयान, आम आदमी पार्टी के भी और कांग्रेस के भी, भाजपा को हर बयान क्योंकि सिर्फ हास्यास्पद लगने के अलावा कुछ नहीं लगते। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो 4 साल पहले कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। जब थी इनकी सरकार, तो आप मुझे बस इस चीज का जवाब दीजिए कि जितनी योजनाएं या जितनी घोषणाएं ये अभी कर रहे हैं, इससे पहले इन्होंने ये परमानेंट वाली घोषणा और ये सब घोषणा, ये सब लालच, इससे पहले क्यों नहीं करके दिखा दिया? इससे पहले इनको न तो भारतीय जनता पार्टी ने हाथ रोक रखा था, न आम आदमी पार्टी ने हाथ रोक रखा था, न किसी और ने हाथ रोक रखा था। लेकिन इन्होंने क्योंकि लालच दिखाना है तो इसी समय दिखाना है जब चुनाव में सिर्फ 110 दिन रह गए हैं। और जिस प्रकार से अरविंद जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं इनको भी एक बात बताना चाहूंगी कि इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये भी सिर्फ फ्री का लालच देकर और घोषणाएं बताकर यहाँ जा रहे हैं। मुझे एक बात बताए, कोई एजेंडा इनका कुछ है? चंद्रशेखर जी, आपका चैनल AND काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय चैनल है, मुझे बस आप ये बता दीजिए कि कोई एजेंडा अब तक आम आदमी पार्टी ने दिखाया है? एजेंडा के अलावा एजेंडा कुछ भी नहीं है। हाँ, फ्री की पॉलिटिक्स जरूर है। एक लाला की दुकान खोली हुई है जिसमें फ्री 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 करके दिखाया है। और अभी पॉल्यूशन का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, पॉल्यूशन के ऊपर इन्होंने कितने अरबों करोड़ों रुपए बर्बाद करके रख दिए, और सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिए कि कुछ तो पैसे इन्होंने उसमें बर्बाद कर दिए
अपने विज्ञापन में, और कुछ पैसे की हम पराली का ये रोकथाम करके दिखाएंगे, वो करके दिखा दिए। पहले तो अरविंद केजरीवाल जी अकेले खांसते थे, अब पूरे दिल्ली को खांसने के लिए छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। तो पहले अपना जहाँ पे फिलहाल इनकी सत्ता है ना, वहां पे संभाल ले, उसके बाद दूसरी जगह फ्री की पॉलिटिक्स खेले। इनको पूरा मौका दिया जाएगा फ्री की पॉलिटिक्स खेलने के लिए। इनसे जवाब ले लूं मैं, आप कहें तो? अभी मुझे अभी तो आप लोगों ने जोड़ा है, हाँ। और मुझसे अच्छे से ठीक से जवाब नहीं, आपने अभी सवाल किया है तो मैं इनसे जवाब तो ले लूं अरविंद जी से। अरविंद जी, वो कुमार विश्वास ने एक ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल के लिए कि चंद्रगुप्त बनाने निकले थे, चंदा गुप्ता बन गए। अब क्या मायने हैं? आप मुफ्त में बांट रहे हैं, ये चीज़ मुफ्त में बांट रहे हैं, ये मुफ्त में बांट रहे हैं। आपने कहा उत्तराखंड में 4 उद्योग धंधे लगा देंगे, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बना देंगे। आप तो मुफ्तखोर उत्तराखंड बना रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड तो बना ही नहीं रहे कहीं। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं आदमी के अपने स्वाभिमान की। हम बात कर रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति जो टैक्स देता है, अगर एक टॉफी भी खरीदने जाता है बच्चा, उस पर टैक्स देता है। अरे सर, तो 500 रुपए दे के उसका स्वाभिमान कहाँ रह जाएगा? आप बताओ। जब सबको ही आप 1000 रुपए इसको बांटोगे, महिलाओं को 500 रुपए, लड़कियों को बांटोगे, 500 रुपए लड़कों को बांटोगे, 1000 रुपए रिक्शे वाले को बांटोगे, 500 रुपए ऑटो वाले को बांटोगे, 500 रुपए कहीं व्यापारी को दोगे, कहाँ है इसमें मान सम्मान? कहाँ है? आप बताओ, कौन सा स्वाभिमान है इसमें? सर मैं थोड़ी पूरी बात बता दूं अगर आप इजाजत दे तो। हाँ। मैं अभी, हमारी बहन ने कहा बीजेपी से, अभी जो लाइन पर हैं, उन्होंने कहा कि आप बिजली मुफ्त देने की बात करते हैं, आप ये देने की बात करते हैं, आपने तो दुकान खोल ली है मुफ्त बांटने की। अभी इनको पता होगा 3 महीने पहले हरक सिंह जी ने भी कहा था कि हम भी बिजली मुफ्त देंगे। तुरंत जब धामी जी से पत्रकारों ने, आप ही के चैनल वालों ने भी पूछी थी ये बात कि भाई ऐसी बात चल रही है कि हम 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री देने की तैयारी कर रहे हैं, तो धामी जी ने कहा भाई मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसा ना मेरे पास कोई प्रस्ताव आया है, और ना ही मेरी हरक सिंह जी से बात हुई। तो हरक सिंह जी से फिर पुनः जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा मैंने तो अपने डिपार्टमेंट को प्रपोजल दिया था कि यदि हमारी सरकार दोबारा आएगी तो क्या हम इस कदम और इसकी और कदम बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों को, अपने उपभोक्ताओं के क्या बिजली के सेटलमेंट कर बिजली फ्री दे सकते हैं अगले 2-3 सालों में दोबारा सरकार आती है। तो बीजेपी, और साथ ही में अभी हरीश रावत जी के 2 बार के बयान में आपको बता दूं, 300 यूनिट की बिजली फ्री देने की बात कही, तो मैं कह रहा हूं पिछले 20 साल से बारी बारी कांग्रेस और बीजेपी राज कर रही है उत्तराखंड पर, और उत्तराखंड के लोगों को, हमारे भाइयों को, हम जैसे नौजवानों को आपने उस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है जहां आज रोजगार बिल्कुल 0 पर चला गया है। तो हमारा ये कहना है कि यदि बिजली हमारी पैसे को सदुपयोग आप है ना, एक आप दिल्ली के भी आंकड़े ले आओ साथ के साथ, उत्तराखंड में प्रचार करो तो दिल्ली के आंकड़े लेके भी प्रचार करो कि कितना बेरोजगारों को आपने भत्ता दिया है, कितना बिजली दी है, सब पूरा आंकड़े लेके और प्रचार करो। हनी पाठक जी, हनी पाठक जी, मैं एक बात बताना चाहूंगी चंद्रशेखर जी, ये वो पार्टी के मुखिया हैं जो कि सिर्फ पीठ पे छुरा घोंपने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। ये जब इनके साथ बैठे थे अन्ना हजारे जी के साथ, तो उनकी पीठ पे छुरा घोंपे अन्ना हजारे जी ने इनकी बुराई करी और कहा कि ये व्यक्ति सिर्फ पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए मेरे साथ जुड़ा था। कुमार विश्वास इनके साथ जुड़े, वो इनकी अब बुराई करने के लिए चंदा पार्टी कह के चले गए। हर व्यक्ति इनके साथ सिर्फ इनकी बुराई करके चला जाता है, क्योंकि पीठ पे छुरा घोंपने के अलावा, फ्री की चंदा पार्टी करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं रह जाता। अभी छोटा सा एग्जांपल मैं छोटा सा आपको देती हूँ चंद्रशेखर जी। कुछ दिन पहले ये अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या जाते हैं और वहां जाकर कहकर आते हैं कि फ्री में एसी बसों सुविधा से मैं दिल्ली से अयोध्या तक का सफर करने के जाऊंगा। चंद्रशेखर जी, मुझे और आप जैसे व्यक्ति को फ्री का सफर नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग परिपक्व है कि हम लोग खुद का सफर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बीपीएल कार्ड के वो है लायक है, जो लोग गरीब हैं, जो लोग जा नहीं सकते हैं, सिर्फ उनको दो। सिर्फ जब उनको दोगे तो गरीबी देश में रही नहीं जाएगी, क्योंकि तुमने हमारा हिस्सा, हमारे हिस्से की भी चीज तुमने उनको दे दी ना। जब हमारे हिस्से की चीज तुम उनको दोगे तो गरीबी रही नहीं जाएगी। और ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो ये कहे थे
कि मेरी नानी कहा करती थी कि कोई भी राम मस्जिद तोड़कर बना के रहने वाली जगह पर नहीं रहता है, तो वो राम का दर्शन करने वो कैसे चले गए? क्या अपनी नानी की कही हुई बातें भूल गए? मैं तो अपनी नानी की कही हुई बातें कोई भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि नाना नानी जो शिक्षा देते हैं अच्छी ही देते हैं, कुछ खराब तो शिक्षा देकर गए नहीं। इन्होंने तब तो इनकी नानी ने इनको ये शिक्षा दी थी कि मेरे राम ये कहते हैं, और अब इनकी नानी गलत शिक्षा देकर चली गई। मुझे तो ये व्यक्ति ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ झूठ का कारोबारी दिखाई देता है और कुछ भी नहीं। और ये जो कांग्रेस की बात अगर करी जाए तो कांग्रेस में क्या है बताइए, मुझे आप ये बताइए। हरीश रावत जी अपने शासनकाल में कंठ तक भ्रष्टाचार और घोटाले में डूबे थे ये जनाब हरीश रावत। अब धामी सरकार की लोकप्रियता से डर लग रहा है तो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं ये, और इसके सिवाय ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जी धीरेन्द्र प्रताप जी, एक राजनीतिक गंभीरता इख्तियार करनी होगी, मतदाता को समझाना होगा कि कैसे उसके हितों की रक्षा हो सकती है। देखिए, ये तो जो समझने वाले लोग वो समझेंगे। अभी हिमाचल के लोगों ने समझा था, सुपड़ा साफ हो गया। भाजपा के अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो हिमाचल के रहने वाले हैं, ना विधानसभा जीत पाए ना लोकसभा जीत पाए। तो हेमा जी जो कह रही हैं वो इस बात को समझने की देश में हवा बह रही है, वो भाजपा की तानाशाही के खिलाफ कह रही है। अभी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा कह रही है वैसा कह रही है। कांग्रेस ही कह रही थी 1.5 साल से कि किसानों के खिलाफ जो काले कानून है वापस लो। आपके कानून आपको वापस लेना पड़ा, आपकी हार हुई है। और इसी तरह से और भी जो कदम सरकार ने उठाए हैं, जन विरोधी कदम उठाए हैं, पेट्रोल और डीजल का भाव 100 से ऊपर पहुंचा दिया। क्या कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इसे वापस नहीं करना चाहेगी? क्या कांग्रेस नहीं देगी देश के लोगों की सरेआम लूट हो रही है? उत्तराखंड में इतनी बड़ी बेरोजगारी फैली है, उसकी कोई चर्चा नहीं करती। भाजपा के नेता उत्तराखंड में भ्रष्टाचार फैला हुआ, उससे कोई चर्चा नहीं होती, और कांग्रेस इसके खिलाफ रोज आवाज उठाती है। तो मेरा कहना एक जिम्मेदार राजनीतिक पक्ष के रूप में जिम्मेदारी ये जो 2022 में विधानसभा सुपड़ा साफ होगा। जहाँ तक ये हमारे आप पार्टी वाले लोग हैं, मेरी शुभकामना है कि उनका खाता भी खुल जाए तो भगवान ही मालिक है। ये वोट कटवा पार्टी है। अभी कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे चैनल है जो इनको बुला भी लेते हैं, नहीं तो इन्हें पहले 4% वोट लेने चाहिए राज्य में, और तब इनको टेलीविजन चैनलों वगैरह पे बुलाना चाहिए, और खामा ख्याली जो करने पे लगे हैं उसका मौका दिया जाना चाहिए। ये सर लोकतंत्र की पैरवी करनी पड़ती है हमको, इसलिए जी अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम चलते हैं हनी पाठक के पास। हनी पाठक जी, ये जो विधान परिषद की गंभीरता है ये अभी इस समय कितनी आवश्यक है? और जबकि हरीश रावत अच्छी तरह जानते हैं केंद्र में सरकार उनकी नहीं है, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको नंबर दे रहे हैं, मतदाता को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर वो आपकी सरकार बनाएगा बीजेपी की तो कहीं वो पास हो सकता है विधान परिषद का। अभी कोई संभावना उनके पास तो नहीं दिख रही। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना चंद्रशेखर जी? जी, क्योंकि मुझे गड़गड़ाहट आ रही है। जैसे अभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष केंद्र धीरेन्द्र प्रताप जी कह रहे थे, इनकी थोड़ी बात मुझे समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा अभी इस बार में। तो वो अपने बारे में ये कह दिए हैं, गलती हो गई इनसे कि उन्होंने अपने बारे में जो बात कहनी थी वो हम लोगों के लिए कह दी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी तो नई बाल जजमान कितने आपके सामने आता जाएगा, देखते रहिए। अभी तो कितनी घोषणाएं करेंगे, कितने मंदिरों में जाएंगे। 4 साल तो अभी कोई मंदिर नहीं गया, अब अभी 120 दिन में देखिएगा कितने मंदिरों में जाकर ये लोग जनेऊ धारण करेंगे। जो व्यक्ति ये कहता फिरता था कि मंदिर में जाने वाला हर व्यक्ति लड़की छेड़ता है, जो राहुल गांधी ये कहते थे, वो राहुल गांधी अभी हर जगह जाएंगे, अभी मंदिर में मत्था भी टेकेंगे, क्योंकि अभी वो सारे एजेंडा तय करेंगे और सारी चीजें ही तय करेंगे। और चंद्रशेखर जी, मेरा बूथ सबसे मजबूत संगठन की जो रीति नीति हमारी भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है, वही रीति नीति ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैं एक डिबेट देखती थी जिसमें गरिमा दसौनी जी
आरोप लगा रही थी किसी दूसरी आम आदमी पार्टी पर कि वो उनका देखा देखी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हमारा देखा देखी कांग्रेस करती है। हमारा था मेरा बूथ सबसे मजबूत, इन्होंने निकाला मेरा बूथ सबसे मेरा गौरव। तो संगठन क्या होता है, संगठन की रीति नीति क्या होती है, ये तो इनको एबीसी पता ही नहीं है। संगठन में अंक की मात्रा आती है, ये भी इनको भारतीय जनता पार्टी से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि इनके गिने चुने 7-8 लोग बचे हैं और सभी मैं भी मुख्यमंत्री, मैं भी मुख्यमंत्री, मैं भी मुख्यमंत्री जैसे चिड़िया उड़ता गेम खेला जाता है, वैसे ही ये लोग इस समय गेम खेल रहे हैं, मैं भी मुख्यमंत्री, मैं भी मुख्यमंत्री। तो इसमें मुझे नहीं लगता कहीं भी कांग्रेस ये सोचे, क्योंकि टुकड़ा साफ तो इनका ही होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, 2 प्रमुख विधेयक हमारी सरकार में पारित हो गए ना, वो पारित करने के लिए कांग्रेस पार्टी को पता नहीं कितने 20 साल लग जाते और 70 साल राज करी थी तब भी नहीं कर पाई थी। अनुच्छेद 35 से और 370 की समाप्ति से लेकर जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक 2019, ट्रिपल तलाक बिल, NIA संशोधित बिल, UPA संशोधित विधेयक, पॉस्को संशोधित विधेयक, श्रम सुरक्षा विधेयक पारित, ये सभी विधेयक जो पारित हुए हैं ना, वो हमारी सत्ता के अनुसार हुए हैं। और इनको ये सोचना चाहिए कि ये जो भी चीजें हुई है ना, वो हम लोगों की सत्ता के दौरान हुई है, इनकी नहीं। ट्रिपल तलाक, आपको भी पता होना चाहिए चंद्रशेखर जी, किस प्रकार से महिलाओं को सड़क पर तलाक 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 फोन पे कह के छोड़ दिया जाता था। वो दर्द अगर किसी ने समझा है तो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझा है और उसके लिए बिल पारित कराया। अब कोई भी व्यक्ति इस तरीके से तलाक 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 कह के महिला को छोड़ नहीं सकता। अब एक डर है, एक भय है, एक महिलाओं की इज्जत की बात जो है वो करी गई है। तो सुपड़ा साफ अगर होगा ना, तो वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का होगा, जो कि ये गलत कह गए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का होगा। भारतीय जनता पार्टी में पहला व्यक्ति भारतीय है, दूसरे में जनता है, तीसरे नंबर पे हम लोग पार्टी को रख के चलते हैं, तब हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और अरविंद वर्मा जी, आम आदमी पार्टी क्या है? और आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं? नहीं सर, मेरा क्या है कि मैं तो हर चीज को, कोई सामने वाला बोलता है तो मैं उसे बहुत अच्छे से सुनता हूँ और इसी तरीके से रहता हूँ, ताकि सामने वाले जितने भी बात करें वो सबको अच्छी लगे और एनर्जी बनी रहे सभी में। तो मेरा तो बहन को यही कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी है और आम आदमी के हक हुकूक की बात करते हैं। पिछले 7 साल में या पिछले कहीं 3 टर्म में जो चुनाव हुए और पिछले 7 साल से जो दिल्ली में काम हुआ है, हमारे लगभग 40 लाख लोग उत्तराखंड से दिल्ली में रहते हैं और वो उस चीज को देख चुके हैं कि वहां पर लगभग 70 से 80% लोगों का 0 बिल आता बिजली का। कितने लाख लोग रहते हैं सर दिल्ली में? दिल्ली में कितने लाख लोग रहते? लगभग 40 लाख लोग सर। और उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है सर? लगभग उत्तराखंड की जनसंख्या सर 1.5 करोड़। हनी पाठक जी, हनी पाठक जी, ने अभी बोला ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो अरविंद जी के लिए, तो मैं भी यही उसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगी, आंखों में नमी, हंसी लबों पर। वही वाली इनकी बात है। इनको मेरी बातें सुन के लग रहा है कि आंखों में इनके नमी तो आई गई होगी कि कहाँ हमारा सुपड़ा साफ हो रहा है यहाँ उत्तराखंड में। धीरेन्द्र प्रताप जी, ये उत्तराखंड की जनसंख्या क्या है जी? 1.5 करोड़ गलत कह रहे हैं, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास। यही मैं इसीलिए हनी पाठक जी से भी पूछा था। अब ये इतने 40 लाख लोग वहाँ रहते हैं और 1.5 करोड़ यहाँ रहते हैं सर, तो एक्चुअल जनसंख्या क्या हो गई? थोड़ा अरविंद वर्मा जी आप थोड़ा सा देख लिया कीजिए, टीवी डिबेट में बैठते हैं, ऐसी बातें, आप एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर मैंने ये चीज सब मिलाकर बोला है कि हमारे लोग रहते हैं, जो लोग नौकरी करने जाते हैं और जो वर्तमान में जो रह रहे हैं वो लोग भी कितने? तो फिर तो 2 करोड़ आपके हिसाब से भी 2 करोड़ हो गई। 1.5 करोड़ आपने बोली और 40 लाख वहाँ रहते हैं।
नहीं सर, मैंने ये बोला लगभग हमारे लोग 40 लाख और वहां रहते हैं। अब मिलाया आपने कहा जनसंख्या के तो मैंने कुल लगभग ये जनसंख्या अरविंद 1.5 जी, करोड़। ये अरविंद जी जो आपने बाद में ये जो रफू किया है ना, ये अब किया है 40 करोड़ का। तो नहीं सर, मैंने धीरेन्द्र आपको जी, पहले क्वेश्चन में कहा था। धीरेन्द्र जी, 40 लाख लोगों के हक की बात पहले होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में तो सरकार है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली के अंदर सिवाय एक एकेडमी जो इन लोगों ने बनाई है, उसमें अभी पूरा स्टाफ नहीं आया, गढ़वाली कुमाऊनी भाषा की, जौनसारी भाषा की। इसके अलावा उत्तराखंड के लोगों का कोई इन्होंने कदम उठाया हो तो मुझे बताएं। यहाँ कई उत्तराखंडी लड़कों की हत्याएं हुई है और उनकी विधवाएं घूम रही हैं। मुख्यमंत्री ने औरों को 10-10 लाख रुपए दिए, किसी को 1 करोड़ रुपया दिया, लेकिन जो उत्तराखंड की महिलाएं, मैं खुद मनीष सिसोदिया से मिला था, 3 साल हो गए, उनको 1 रुपया नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है, उत्तराखंड के लोग जानते हैं कि इनकी कहनी और करनी में क्या फर्क है। और मैं तो चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर जब कोई बहस हो, ये अच्छा होगा कि उसके अंदर उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को बुलाया जाए, जिनके की विधायक यहाँ पे चुनाव जीते हैं, जिनका की उत्तराखंड राज्य आंदोलन में योगदान है और जिन्होंने कई प्रतिशत मतदान इस राज्य के अंदर हासिल किया है। जी, अफसोस है कि इन लोगों की कुर्बानियां वो उन लोगों को बुलाया जाना चाहिए। इनको यही नहीं पता आबादी कितनी है राज्य की। ये तो बड़ा अरविंद वर्मा जी, बड़ा ये चिंताजनक बिंदु है कि आप जनसंख्या भी सही तरीके से गणना करके नहीं चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको गंभीरता रखनी चाहिए। बहरहाल समय समाप्त हो रहा है। धीरेन्द्र प्रताप जी, अरविंद वर्मा जी, हनी पाठक जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। राजनीतिक पार्टियां शगुफा लेकर मैदान में उतर रही हैं, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है और उन्हें ये समझना होगा कि मतदाता को वास्तविकता चाहिए, कोई शगुफा नहीं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ARV न्यूज।